हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स का नया पोर्टल आ गया है और इस पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल किया जा सकता है उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। आईटीआर 1 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान देना, पोर्टल नया है तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी कभी पेज लोड नहीं होता, कभी कभी आईटीआर फॉर्म आप भर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच में ही गायब हो जाता है आईटीआर फॉर्म ही। बहुत बार इन्फॉर्मेशन ही आपको दिखाई नहीं देता है, जो आपके यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज अभी आ रहे हैं। तो इनकेस आपको भी अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन होगा, यहाँ पर incometax.gov.in ये वेबसाइट है, इसको आपको एक्सेस कर लेना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और इस तरीके से लॉगिन का पेज आ गया है। यहाँ पर आप पैन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तब। ठीक है, तो जल्दी से हम पैन नंबर इंटर कर देते हैं। दोस्तों ध्यान देना, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि नया पोर्टल है, नया तरीका है आईटीआर भरने का। उसके अलावा जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे वो सब के सब डेमो होंगे। तो आपको नाम नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है कि किस तरीके से आईटीआर में डिटेल फीड करना है। अब पैन नंबर इंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक सिक्योर एक्सेस मैसेज है, ये बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। पासवर्ड जल्दी से इंटर करेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेज आ जाएगा। वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। यहाँ पर नाम हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया नया वेबसाइट अभी ये लॉन्च किया गया है तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस में 0% दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा 70% से ज़्यादा प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार देख लिया हुआ है इस पोर्टल पर ही, लेकिन कभी कभी ये ठीक से इन्फॉर्मेशन आपको देता नहीं है और इसीलिए मैं आपको एडवाइस भी ऑफलाइन की बीच बीच में देते रहूँगा और ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि आप ऑफलाइन को भी कंसीडर करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल कुछ समय लगेगा इसको स्टेबल होने में। अब नीचे अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल, लेकिन हम अपडेट नहीं करने वाले, हम स्किप कर देंगे इसको। अब इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। आपको जाना है सबसे पहले ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और नीचे यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले तो टीडीएस चेक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिस्क्लेमर आएगा, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, नया पेज एक आ जाएगा। इस तरीके से पेज आया, क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट व्यू 26AS है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 2021-22, फिर व्यू एज HTML, नीचे व्यू डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगा टीडीएस का, और बाकी दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया होगा तो आपको चेक कर लेना है, डिटेल सब कुछ दिखाई देगा। आपको चेक कर लेना है कि क्या टीडीएस का या दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन का डिटेल यहाँ पर जो दिया गया है वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया है या नहीं हुआ। अगर नहीं अपडेट हुआ है 26AS में, तब आपको आगे नहीं बढ़ना है। आईटीआर आपको थोड़े समय के बाद फाइल करना है। ठीक है, अपडेट हो जाए उसके बाद ही फाइल करना, लेकिन आप बना सकते हैं। अपडेट हो गया तब आपको फिर से आ जाना है अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फाइल नाउ का, या तो ई फाइल में जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, एक इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, असेसमेंट ईयर 2021-22। अब नीचे के ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसेबल हो गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो मोड आपको दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने ऑलरेडी कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ तो रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करना है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। यहाँ पर हमें असेसी का डिटेल सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है हमारे केस में तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है। हम यहाँ पर आईटीआर 1 को चूज़ कर लेंगे। नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किसके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। नीचे प्रोसीड विथ आईटीआर 1 का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा आईटीआर 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंडीशंस दिए गए हैं कि किसे आईटीआर 1 फॉर्म चुनना है। बेसिकली 50 लाख तक अगर आपका इनकम है तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, और वो इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, इन 3 सोर्स से ही होना चाहिए। इन तीनों के अलावा दूसरा कोई भी सोर्स है तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं,
तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल हो। क्या हमारा टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। क्या हमारा टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तब कंपलसरी फाइल करना पड़ता है। उसके अलावा देखिए सेकंड कंडीशन है कि क्या आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) के साथ प्रोविज़न के लिए फ़ाइल कर रहे हैं, जिसमें कि 3 कंडीशन होते हैं। अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ है 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको ITR फाइल करना पड़ता है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंसेस हुआ है तब भी करना पड़ता है। या आपका टोटल एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पूरे साल भर में, मतलब पिछले साल में, तब भी आपको ITR फाइल करना पड़ता है। वैसे ही आप अगर मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप वैसे वॉलंटरी ही अपना ITR फाइल कर रहे हैं, बहुत लोगों का इनकम कम होता है फिर भी ITR फाइल करते हैं, तब आपको अदर वाला सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमारे केस में टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि हमारा डेटा जो है वो प्री फील्ड हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं वो प्री फील्ड होंगे, मतलब वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा फीड होगा। अब डेटा कहाँ से फीड होता है? जो आपका TDS कट हुआ होता है, तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है या कंपनी होता है या जो जिसके पास से आपको पेमेंट आने वाला था, जिन्होंने TDS डिडक्ट किया हुआ है, तो वो डेटा भेज देते हैं गवर्नमेंट को कि इतना इतना इनकम हमने इनको दिया हुआ है, इतना सैलरी दिया हुआ है और इसके ऊपर TDS डिडक्ट किया हुआ है। तो वो सब डिटेल ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है हमारे ITR में। लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक एक बार कर लेना है, यही चीज़ बोला गया है यहाँ पर कि प्री फील्ड डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। हमारे केस में फ़िलहाल अभी प्री फील्ड डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये ITR हम बहुत जल्दी फाइल कर रहे हैं और TDS वगैरह का जो अपडेट है वो काफ़ी लेट आने वाला है। तो फ्यूचर में और एक ITR फाइल करेंगे जहां पर सारे अपडेट्स आ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वैलिडेट रिटर्न का यहाँ पर हम प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पर 5 सब प्रोसेस है, 5 यहाँ पर टैब्स है जहाँ पर हमें डिटेल फीड करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो 1 बाय 1 हमें इंटर करना होगा। आप डायरेक्टली किसी पर जंप नहीं कर सकते हैं। जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे उसके बाद ही ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर ओपन होगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी इस तरीके से वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है। हमारा नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसको एडिट करना तो आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो कुछ भी रॉन्ग हो तो आप एडिट कर लीजिए। लेटेस्ट आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो अपडेट होना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है, मतलब कहाँ पर हम जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हम जॉब करते हैं, या हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हमें पेंशन मिल रहा है, या तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो अदर्स आ जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए आपको सैलरी या पेंशन कुछ भी नहीं मिल रहा तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। काफ़ी लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होता है तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं जॉब किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो अदर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर आ गया है, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और यही हमारे लिए फ़िलहाल एप्लीकेबल भी है। फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जिसको नोटिस आया रहता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप नया टैक्स रिजिम चुनना चाहते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC? तो हम यहाँ पर नया टैक्स रिजिम नहीं चुनना चाहते हैं तो हम इसको नो कर देंगे। अब ध्यान देना है, ये ऑप्शन आपको बहुत ही समझदारी से सिलेक्ट करना है। नया आपके लिए अच्छा है या पुराना अच्छा है, इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए हमें लगता है कि पुराना वाला टैक्स रिजिम फ़ायदेमंद है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे, पुराना वाला ही कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में भी आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि पुराने वाले और नए वाले में क्या डिफरेंस आ जाता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम पुराना वाला सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है, हमारा SBI बैंक का यहाँ पर
अटैच हुआ है। लेकिन देखिए नॉट प्री वैलिडेटेड दिखा रहा है, जबकि हमारा बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेटेड है। तो इसको हम जाने देंगे, ऐसा कुछ प्री वैलिडेट करने नहीं जा रहे हैं। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिफंड होगा तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो नया बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू बैंक पोर्टल फॉर एडिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ पर बैंक का डिटेल आपको इंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर। अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है, टाइप जो अकाउंट होल्डर टाइप है, प्राइमरी है या जॉइंट है वो सेलेक्ट करना है। एफसी कोड सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट, बैंक नेम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ब्रांच भी शायद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर वैलिडेट करना है। हमारे केस में एक ही बैंक अकाउंट है जो कि ऑलरेडी लिंक है, तो उसको हम वही वाला रखेंगे। यहाँ से हम बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट नंबर है, और रिफ़ंड अगर हमें इस बैंक अकाउंट में चाहिए तो हम इसको देखिए इस तरीके से बटन इसका जो है वो ऑन कर देंगे। और एक बैंक अकाउंट का आपको ऑन करना ही करना है, अदरवाइज एरर आएगा। रिफंड विल बी नॉट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। तो ये वार्निंग यहाँ पर दे रहा है, आपको ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट को आपको प्री वैलिडेट कर लेना है। अब नए पोर्टल पर कैसे प्री वैलिडेट करना है उसका वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। हमारे केस में यहाँ पर एरर से दिखाई दे रहा है कि नॉट प्री वैलिडेटेड, अदरवाइज हमारा बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है। फिलहाल नीचे आएंगे, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने कन्फर्म पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ग्रीन साइन आ गया, कन्फर्म, मतलब ये वाला जो हमारा टैब था वो कंप्लीट हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमें फीड करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स का यहाँ पर पेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। एडिट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान देना है, अभी हम बहुत जल्दी अपना ITR फाइल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। बट जिसको फॉर्म नंबर 16 मिलता है उनका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड होकर आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और नहीं भी आता तो एडिट पर क्लिक करके आप इंटर कर सकते हैं मैनुअली। अगर कुछ रॉन्ग डेटा इंटर हो जाता है तो भी एडिट पर क्लिक करके आप मैनुअली उसे सही कर सकते हैं। तो हमारे केस में आया नहीं है तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे और मैनुअली इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम योर फॉर्म नंबर 16। तो अभी फॉर्म नंबर 16 हमें मिला नहीं है, तो इसलिए डेटा यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म नंबर 16 हमने बनाया हुआ है डेमो के लिए, तो इसके बेस पर हम डिटेल इंटर करेंगे। अब जल्दी हम सैलरी डिटेल्स फीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटर करेंगे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अब हमने जो डेमो फिगर बनाया हुआ है वहाँ पर देखेंगे कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) का अमाउंट कितना है। सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी इंटर कर देंगे। अब ध्यान देना, ये जो 7,45,000 है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये 7,45,000 कैसे आया है। एनेक्शर है हमारे पास, तो इसमें देखिए बेसिक सैलरी हो सकता है आपका, नॉर्मल जो सैलरी पे आता है सैलरी स्लिप में या सैलरी लिख कर आएगा। बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, डेली अलावेंस भी है, हाउस रेंट अलावेंस भी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस भी है। तो इस तरीके से जो अलग अलग असेसी होते हैं उनके केस में अलग अलग सैलरी के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इन सबको जोड़ के, ये तो फॉर्म 16 में आता है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, तो इन सबको टोटल जोड़ के 745 आया है। और यही फॉर्म 16 में इस तरीके से लिख कर आता है। हो सकता है आपको भी एनेक्शर मिले, जिनका ज़्यादा इनकम होता है, ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से अब एक चीज़ ध्यान क्या देना है, ये जो 7,45,000 है इसी में अलावेंस भी ऐड हुआ है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अलावेंस हम कहाँ पर दिखाएं। देखिए अलावेंस का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन अलावेंस जो भी हो, कोई भी अलावेंस हो, वो आपको सेक्शन 17(1) में ही दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर ही दिखाना, ये आपके फॉर्म नंबर 16 में होगा। और इसमें अलावेंस ऑलरेडी ऐड होता है, नहीं ऐड है, मान लीजिए आपको एनेक्शर इस तरीके से मिला हुआ है, तो आप टोटल कर लीजिए, अलावेंस भी इस पर जोड़ लीजिए। आपका सैलरी, बोनस, कमीशन जो आपको मिला, कमीशन कौन सा, जो सैलरी के साथ मिलता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आपको सैलरी मिल रहा है प्लस आपको कहा जा रहा है कि इतना सेल करिए, उस पर आपको एक फिक्स परसेंटेज कमीशन मिलेगा, तो वो सैलरी होता है, तो वो भी सैलरी में आ जाता है। अदरवाइज़ कोई दूसरा कमीशन जैसे LIC वगैरह का हो गया तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो भी अलावेंस हो वो सब भी आपको इसी वाले पार्ट में इंक्लूड कर लेना है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अलावेंस के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि अलावेंस को कहाँ से दिखाएं। अलावेंस को आपको अलग से नहीं दिखाना है,
सारे के सारे अलावेंस को आपको ऐड करना है। इसमें सेक्शन 17(1) में ऐड हो जाएंगे, सैलरी के साथ में, बोनस के साथ में, और फिर उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद काफ़ी लोग पूछते हैं कि अलावेंस जो एग्जेम्प्ट है उसको कहाँ पर दिखाएं, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो पूरा अलावेंस का अमाउंट आपको ऐड करना है सेक्शन 17(1) में, सैलरी, बोनस या कमीशन जैसे इनकम के साथ में। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट काफ़ी जो थोड़े सीनियर लेवल के होते हैं या टॉप पोस्ट पे होते हैं उनको परक्विजिट वगैरह भी मिलता है कंपनी से। तो हमारे केस में 50,000 का परक्विजिट मिला हुआ। ये सब डेमो है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी मिले, या हो सकता है आपको ज़्यादा मिल रहा हो, तो डिपेंड करता है। हम यहाँ पे 50,000 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, ये भी 20,000 है हमारे केस में। अब इनका भी ब्रेकअप दिया गया होता है, जब आपको परक्विजिट या कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिलता है तो उसका भी ब्रेकअप दिया गया होता है एनेक्शन में। देखिए एनेक्शन में नीचे दिया गया है, ये देखिए नीचे परक्विजिट दिया गया है। इसके लिए फॉर्म 12BA आता है, यहाँ पर देखिए सारा का सारा डिटेल दिया गया है कि कौन सा बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से। तो इस तरीके से बहुत सारे परक्विजिट हैं जो कंपनी की तरफ से मिलते हैं, तो वो सब डिफाइन किए जाते हैं आपके फॉर्म 16 में। आपको फॉर्म नंबर 12BA भी मिलता है फॉर्म 16 के साथ में। तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया सेक्शन 72 के तहत, वो हमारे ITR फॉर्म में भी आ जाता है, तो हमने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो एग्जेम्प्ट अलावेंस है, जो टोटल अलावेंस था वो तो हमने सैलरी में ऐड कर दिया। उस टोटल अलावेंस में से कितना अलावेंस पर हमें छूट मिलेगा वो हम यहाँ नीचे दिखा सकते हैं। ध्यान देना, अलावेंस सबसे पहले ऊपर ऐड होगा और फिर यहाँ नीचे उसका एग्जेम्प्ट अमाउंट हमें मेंशन करना होता है। जैसे हमारे केस में है, हमारे केस में देखिए 2 अलावेंस है जो कि एग्जेम्प्ट है, एक हाउस रेंट अलावेंस और एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो सबसे पहले हमने देखिए ऐड किया 745 में, ये देखिए जो 745 है उसमें हाउस रेंट अलावेंस ऐड किया, पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ऐड किया है, ठीक है, 745 में, और उसको हमने ITR में दिखा दिया ऊपर 745। अब कितना छूट मिल रहा है, ये देखिए हाउस रेंट अलावेंस में 22,000 का छूट मिल रहा है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में 2,400 का छूट मिल रहा है। तो इसको हम एग्जेम्प्ट अलावेंस में दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस है, नीचे नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस है, यहाँ पर दिया गया है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देखिए हाउस रेंट अलावेंस का सेक्शन 1013A है, ठीक है। यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद ऐड कर सकते हैं अनदर। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस वाला भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे। अब हमने 2 एग्जाम्पल ही डाला है, आपके केस में हो सकता है अलग दूसरे किसी नेचर का अलावेंस आपके केस में हो और उसमें अलग तरीके का एग्जेम्पशन मिला हो, तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपके फॉर्म 16 में होगा, उस हिसाब से आप इसको भर लीजिएगा। हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब नेट सैलरी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डिडक्शन हमें मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ पर दिखाना है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया हुआ तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2500 रुपया है तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब ये जो इंटरटेनमेंट अलावेंस होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। हमने प्राइवेट एम्प्लॉय एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट किया हुआ था। जब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें सेलेक्ट करना था तो हमने अदर सेलेक्ट किया था प्राइवेट का। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो ये भी हमें ओपन दिखाई देता, इसको हम भर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलता है इंटरटेनमेंट अलावेंस का, प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं मिलता। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट ले लिया। अब नीचे आएंगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इतना है, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे। ध्यान देना, जितना भी अमाउंट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सब के सब डेमो है। आपको भरना कैसे है उस पर फोकस करना है। क्या अमाउंट भर रहा है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आपके फॉर्म 16 में आपका खुद का डिटेल होगा। अब इनकम फ्रॉम सैलरी तो हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको कैसे भरना वो भी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, इस पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर इस तरीके से एक शीट बनाया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का भी। दोनों केस कवर कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पर दिया हुआ तो कैसे भरना है, और मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आप खुद ही रह रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। रेंट पर नहीं दिया, आप खुद ही रहते हैं, तब क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले
पहले मान लेते हैं कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो क्या होगा, लेट आउट है। तो अब देखिए यहाँ पर पेज आ गया है हाउस प्रॉपर्टी का, यहाँ पर दिया भी गया है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी एज पर फॉर्म 16। मान लीजिए आपने फॉर्म 16 में नहीं भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर को नहीं बताया हुआ, तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आप अलग से इसको फीड कर सकते हैं, सही डिटेल आप फीड कर सकते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद हम रहते हैं, लेट आउट मतलब रेंट पर दिया हुआ है, डिम लेट आउट मतलब ऐसा माना जाएगा कि रेंट पर दिया हुआ है। तो लेट आउट वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने रेंट पर दिया हुआ है ऐसा हम मान रहे हैं। अब कितना रेंट रिसीव हुआ है या रिसीव होना चाहिए था वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। हमारे केस में मान लीजिए 1,10,000 है, तो 1,10,000 हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स पे किया हुआ है, जैसे म्यूनसिपैलिटी होता है तो उनको हम टैक्स पे करते हैं, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। 2,000 का टैक्स हमने पे किया हुआ है, वो हमने दिखा दिया। एनुअल वैल्यू आ गया है, उस एनुअल वैल्यू में से 30% माइनस हो जाएगा, तो 32,400 माइनस हो गया। आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है उस घर पर, तो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं, देखिए 2 कंपोनेंट होते हैं, लोन जब पे करते हैं इंस्टॉलमेंट तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। जैसे कि देखिए ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है उसे हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 145। ध्यान देना है, अगर आपने लेट आउट वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो चाहे जितना इंटरेस्ट का अमाउंट हो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 5 लाख होता तो 5 लाख भी क्लेम कर सकते थे, जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो प्रॉपर्टी होता है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। बट लेट आउट प्रॉपर्टी पर अगर आप इंस्टॉलमेंट ज़्यादा भर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कुछ पिछले सालों का कोई रेंट आपको रिसीव हुआ है इस साल में, पहले नहीं रिसीव हुआ, वो चले गया था, गायब हो गया था और सडनली आपको मिल गया, तो उसको आप 30% लेस करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि 1 लाख आपको मिल गया पिछले साल का, तो आप उसमें से 30% माइनस करके 70,000 यहाँ पर और दिखा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे केस में नहीं है। अब पूरा जो कैलकुलेशन हुआ उसमें अब देखिए इनकम चार्जेबल हो रहा है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी -69,400, मतलब हमारा जो रेंट है वो 1,10,000 था और उसमें से देखिए डिडक्शन मिल गया, टैक्स जो हमने पे किया हुआ था और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया यहाँ पर 30% का, तो वो सब माइनस किया और जो रेंट जो इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ था होम लोन का वो भी माइनस किया, तो माइनस में चले गया। माइनस में जाने का मतलब है कि हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो टोटल इनकम होगा उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर -69,400 है। अब मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब रेंट पर अगर आपने नहीं दिया हुआ है और सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद ही रहते हैं, तब यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना है कि क्या आपके हाउस प्रॉपर्टी पर लोन है, जिस घर में आप रहते हैं क्या उस हाउस प्रॉपर्टी पर लोन है। अगर लोन नहीं है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसको आपको छोड़ देना है। बट अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी पर लोन है तब ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करना है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी शीट है जो देखिए यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स अब हम दिखा नहीं सकते हैं, म्यूनसिपल टैक्स का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जो इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी पर वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो 145 हम यहाँ पर दिखा देंगे। ध्यान देना यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन होता है उसका मैक्सिमम 2 लाख तक का ही क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान देना है कि अगर हमने अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया हुआ है तो भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम क्लेम कर सकते हैं, प्रिंसिपल वाला नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 80C में जिसको हम क्लेम करते हैं वो नहीं कर सकते, बट जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है भले हमने लोन पे किया हो या ना पे किया हो, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं एक्रूअल बेसिस पर और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल इंटर करने के बाद अब हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो यहाँ पर भी फॉर्म 16 अगर हमें मिला हुआ तो जो एम्प्लॉयर को डिटेल अगर हमने दिया होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। हमारे केस में नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके केस में दिखाई दे। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है और आपके केस में अदर सोर्स का इनकम है तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों का आपको जवाब देना होता है कि क्या आपको इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन इंडिया, तो हमारे केस में यस है।
तो यस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट भी इंटर करना होगा। तो हमारे केस में देखिए हमें अदर सोर्स का क्या इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट का, तो ये हम इंटर कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इंटरेस्ट इनकम हमें मिल रहा है डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया और डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनहेंस्ड कंपनसेशन। तो बैंक में आपका आईडी अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, इस तरीके के डिपॉजिट अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको यस कर देना है और अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ये हमने इंटर कर दिया। फिर फैमिली पेंशन है या नहीं वो पूछा जा रहा है तो नो ही रहने देंगे। इंटरेस्ट मिला हुआ है इनकम टैक्स रिफंड पर तो यस कर देना है। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड पे, तो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है, हम मान के चलते हैं। एनी अदर इनकम है अदर सोर्स का तो यस कर देना है और फिर अमाउंट इंटर करना है और फिर डिस्क्रिप्शन डालना है कि कौन सा अदर सोर्स का इनकम है। तो हमारे केस में हम इसको भी नो कर देते हैं। डिविडेंड इनकम अगर आपको है तो यस कर देना है और डिविडेंड इनकम का क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर हमें इंटर करना है कि किस किस पीरियड में हमें डिविडेंड मिला है। मान लेते हैं कि हमारी केस में डिविडेंड इनकम है, ठीक है, 25,000 है, तो इसका ब्रेकअप भी हमें डालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हैं। कब कब हमें डिविडेंड इनकम मिला है, ध्यान देना है, कब कब मिला है हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मान लीजिए 2,500 रुपया मिला है 15 जून से पहले, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में हमें 5,000 मिला है, ठीक है। उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हमें कुछ नहीं मिला है तो हम यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे। और 16 दिसंबर से लेकर 15 मार्च के बीच में अगर कुछ मिला हुआ है तो वो इंटर कर देंगे। ध्यान देना, मैं ऐसे ही डेमो यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, बट आपको एक्चुअल में जो मिला हुआ है उस तरीके से भरना है। अगर नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल डिविडेंड है नहीं, तो आपको नो कर देना है, ठीक है, सिंपल सा है। और उसके बाद कितना बचा हुआ, 25,000 हमें दिखाना था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मार्च में हमें 7,500 रुपये डिविडेंड मिला, तो टोटल 25,000 हमें मिला है। तो ये डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, अदर सोर्स का भी और डिविडेंड का भी। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सारे डिटेल्स हमें दिखाई देने लगे हैं, ठीक है, ये टोटल। अब नीचे आएंगे, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसमें तो आप इसको सेलेक्ट कर लिए और एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, या तो आप डिलीट कर सकते हैं अगर रॉन्ग हो गया है तो, ठीक है। उसके बाद और कुछ ऐड करना है तो ऐड अनादर पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल और थोड़ा सा नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम में यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको कुछ है तो आप ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पर डेमो के लिए ऐड कर रहे हैं, जैसे कि LIC का इनकम है तो सेक्शन 1010D हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। और अमाउंट डालने के बाद ऐड पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम आ गया है। उसके अलावा अगर आप PF विड्रॉ करते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होता है बाय नेचर, ध्यान देना, हर PF विड्रॉल एग्जेम्प्ट नहीं होता, किसी किसी पर टैक्स भी लगता है, बट इन केस आपका अगर PF विड्रॉल एग्जेम्प्ट है तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं एग्जेम्प्ट इनकम में। यहाँ पर आपको चूज़ करना है सेक्शन जिसके तहत एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 1011 हमने सेलेक्ट किया और अमाउंट इंटर कर देंगे और फिर नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इनकम का डिटेल इंटर कर दिया हुआ है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और फिर एग्जेम्प्ट इनकम का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब पूरा डिटेल आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए और फिर आपको क्लिक करना है नीचे कन्फर्म के बटन पर। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम के सामने भी ग्रीन यहाँ पर सिंबल आ गया है कि ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाना है टोटल डिडक्शन पर, तो टोटल डिडक्शन के सामने हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि आपने डोनेशन पेड किया हुआ है, उसका डिडक्शन क्लेम करना है तो हम नो कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है, नो कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेक्शन 80 GG का आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, क्लेम करने वाले हैं, एलिजिबल हैं, तो हम नो कर देंगे। देखिए ये रेंट अगर आप पे कर रहे हैं और आपको HRA नहीं मिल रहा तो ये वाला डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन काफ़ी लोगों के केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यस करके आपको अमाउंट इंटर करना होगा। हमारे केस में नो है तो नो रहने देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेक्शन 80C का डिडक्शन है। यहाँ पर एक्चुअली नाम दिया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा हुआ है, PPF भरा हुआ है,
5 साल का टैक्स सेवर, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ एटसेट्रा। तो सेक्शन 80C से रिलेटेड अगर आपने पेमेंट या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब आपको यहाँ पर यस कर लेना है। अगर इनके सेक्शन 80C से रिलेटेड कोई आपका डिडक्शन नहीं है तो नो ही रहने देना। हमारे केस में है तो हमने यस कर दिया। अब देखिए डिडक्शन में हमारे पास है यहाँ पर 129,800 है LIC और ट्यूशन फीस का, और 1,25,000 है ये है हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन पे किया हुआ था उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल 254,800 हो गया। तो ये हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अमाउंट ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर सेक्शन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो रहने देना है। हमारे केस में नो है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आर यू एलिजिबल, सेक्शन 80D का डिडक्शन लेना है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो कर देना। तो हमारे केस में है तो हम यस कर देंगे। सेक्शन 80D का मतलब हो गया कि हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपने पे किया हुआ है, या सीनियर सिटीजन के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किया हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट इंटर करने का बॉक्स नहीं है क्योंकि इसके लिए सेपरेट एक अलग से टैब बना हुआ है, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 80E है, एजुकेशन लोन आपने अगर लिया हुआ है हायर स्टडी के लिए तो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो नो कर देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दूसरे किसी भी डिडक्शन को आप क्लेम करना चाहते हैं, तो यस हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शन है जिसमें से कुछ एप्लीकेबल हैं हमारे लिए। अगर इसमें से कोई भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, वो गायब हो जाएगा। बट हमारे केस में एक डिडक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 80TT है, ठीक है। तो ये हम इंटर कर देंगे। जो अदर सोर्स में पैसा हमने दिखाया हुआ था, अदर सोर्स में देखिए सेविंग बैंक खाते का जो इंटरेस्ट था वो हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अप टू 10,000 तक का क्लेम हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर 1120 रुपया था तो यहाँ पर टोटल 1120 का हम क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80TT भी सीनियर सिटीजन के लिए होता है तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन है नहीं, इसीलिए ये ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ हम इंटर नहीं कर सकते। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि एनपीएस का डिडक्शन कहाँ पर इंटर करना होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सेक्शन 80CCD1 और उसके नीचे ऑप्शन है सेक्शन 80CCD1B। तो ये दोनों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सेक्शन 80CCD1B में आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपये तक का। तो ये डिडक्शन हमने सब कुछ इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे बोल रहा है कि डिडक्शन 80TT जो है वो फॉर्म नंबर 16 में जो अमाउंट दिखाया गया है उससे ज़्यादा है, मतलब जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है उससे ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा अभी फॉर्म नंबर 16 रिपोर्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, ना ही हमें मिला हुआ है, तो ये इस तरीके से हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो इसको इग्नोर कर देना है। आप यहाँ पर ये ध्यान देना, ये वार्निंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपका ये अमाउंट सही है तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया तो वेरीफाई योर डिडक्शन का पेज आ गया। यहाँ पर 80C का अमाउंट दिखाई दे रहा है, 80TTA का अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 80CCD2, 80D, 80G, 80GGA इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो 80D हमारे केस में एप्लीकेबल है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो हमारे केस में नहीं है। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर फैमिली का मतलब होता है सेक्शन 80D के हिसाब से मैं, वाइफ और बच्चे, 3 लोग ही होते हैं। पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप, आपकी वाइफ या बच्चों में से कोई सीनियर सिटीजन है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं 80D का तो भी नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिलहाल हम क्लेम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नो कर देंगे क्योंकि हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट भी इंटर कर देंगे। अब और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स से रिलेटेड भी ऑप्शन है। पेरेंट्स क्या आपके सीनियर सिटीजन हैं या नहीं है, तो यस या नो आप कर सकते हैं। अगर क्लेम ही नहीं करना है पेरेंट्स के लिए तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमारे केस में हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे। बट इन केस आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो यस नो पर क्लिक करिएगा। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट मिल जाता है। पेरेंट्स के लिए आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया होगा आपके द्वारा तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा है ये ऑप्शन, ठीक है।
तो फिलहाल यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स हम क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब डिडक्शन में देखिए सेक्शन 80C 80D भी ऐड हो गया, 80TTA भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि टोटल ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्शन इंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ री-वेरीफाई। तो इस तरीके से वार्निंग कब आएगा, जब आपका फॉर्म नंबर 16 और आपका डिटेल मिसमैच होगा। तो मतलब फॉर्म नंबर 16 में जो डिटेल भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो अलग है और आप जो अमाउंट इंटर कर रहे हैं वो अलग है, तब इस तरीके से एरर आएगा। हमारे केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉर्म नंबर 16 अभी तक भेजा ही नहीं गया है, सबमिट नहीं किया गया, इसीलिए आ रहा है। तो हमारा ये जो डिटेल है वो हम मान के चलते हैं कि सही है, वैसे भी हम डेमो बना रहे हैं, बट आपके केस में इस तरीके से एरर आएगा। तो आपको चेक करना है कि आप जो डिटेल इंटर कर रहे हैं वो सही है ना। देखिए फॉर्म नंबर 16 में आप कोई डिडक्शन मिस कर जाते हैं, आपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं है, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं ITR फॉर्म में, ठीक है, ध्यान से। बट ध्यान रखना है वो जेन्युइन होना चाहिए, फेक आपको अमाउंट इंटर नहीं करना है। तो अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम भी डाल दिया हुआ है, डिडक्शन भी फीड कर दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी अभी फिलहाल हमारा नील आ रहा है ओल्ड टैक्स सिस्टम में। अब क्या चेंजेस होते हैं अगर हम नए टैक्स सिस्टम में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं? नए टैक्स सिस्टम में और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ पूरा नए वाले टैक्स सिस्टम में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिंग में, तो इसको मैं यस कर दूंगा और फिर कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। जैसे हमने कन्फर्म पर क्लिक किया, दो चीज़ें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे गई है। देखिए डिडक्शन जो है वो 0 हो गया है और ग्रॉस टोटल इनकम 8.5 लाख हो गया, जो पहले 6 लाख के आसपास था। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जल्दी से जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सैलरी का जो इनकम है वो कितना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो एग्जेम्पशन थे, जो आपके अलावेंस में छूट आपको मिला था, स्टैंडर्ड डिडक्शन था, वो सब कुछ नए टैक्स सिस्टम में आपको नहीं मिलता है। एडिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर अलावेंस में जो हमें छूट मिला था वो गायब हो गया है। नए टैक्स रिग्मे में सभी अलावेंस पर आपको छूट नहीं मिलता, किसी किसी पर ही मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो गया है। तो नए टैक्स सिस्टम में ये चेंज है पुराने वाले से, अगर आप सैलरी वाला डिटेल फीड करेंगे तो। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर होम लोन का जो इंटरेस्ट हम क्लेम कर लेते थे वो अब नहीं कर पाते हैं, अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज़ किया हुआ है तो। बट अगर लेट आउट है तब तो क्लेम हम कर लेंगे। जैसे लेट आउट हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम क्लेम कर पाएंगे, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब क्लेम हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब जाते हैं अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है ITR 1 में। तो ज़्यादा डिफरेंस कहाँ दिखाई देता है? सैलरी में और हाउस प्रॉपर्टी में। अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपका इनकम बढ़ सकता है। ध्यान दीजिए, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ कि पुराना सिस्टम अच्छा है या नया सिस्टम, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं चेंजेस दिखा रहा हूँ कि पुराना आपने भरा तो किस तरीके से काम कर रहा था, और जब आपने नया भरने की कोशिश की तो वो किस तरीके से काम करेगा, वो हमने यहाँ पर डिफरेंस दिखाया हुआ है। अब और क्या बदलाव होते हैं वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये तो इनकम में बदलाव हो गया। अब देखिए डिडक्शन जो है यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। 80C 80D और 80TTA का डिडक्शन जो हमें मिल रहा था पुराने वाले टैक्स सिस्टम में, वो नए टैक्स सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही छूट मिलता है 80CC-D2, सिर्फ ये वाला ही आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी कोई भी डिडक्शन यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको असेस करना है कि आपको फ़ायदा कहाँ है, नए टैक्स सिस्टम में या पुराने वाले टैक्स सिस्टम में। तो ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है इनकम में और डिडक्शन में, अगर हम नया टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में हम पुराना वाला टैक्स सिस्टम से ही भरेंगे, तो फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं पुराने टैक्स सिस्टम में और सारे डिटेल को हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि क्या डिटेल सब कुछ सही है जो हमने पहले फीड किया हुआ था। अब पुराने सिस्टम में हम फिर से चले गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इनकम डिडक्शन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से
भर लेते हैं। और उसके बाद अब आगे क्या प्रोसेस होगा, आगे का जो भी प्रोसेस है वो नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम दोनों में सेम रहेगा। अब हमने पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से पूरा डिटेल फिर से भर दिया हुआ है। अब यहाँ पर टैक्स पेड का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है या एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब कब दिखाई देगा, जब 26 AS में अपडेट हो गया होगा तब दिखाई देगा। हमारे केस में कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम ITR फॉर्म बहुत जल्दी भर रहे हैं। अभी तो TDS वगैरह अपडेट भी नहीं हुआ है फाइनल का, ठीक है, फाइनल क्वार्टर का, तो इसीलिए यहाँ पर डिटेल दिखाई नहीं दे रहा, ना ही फॉर्म नंबर 16 मिला हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये फॉर्म नंबर 16 जो बनाया हुआ है वो डेमो भरने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप चाहें, आपके पास डिटेल्स है तो आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं। देखिए TDS ऑन सैलरी इनकम आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअल ऐड करने के लिए ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर आप इंटर कर सकते हैं, डिडक्टर का नेम यहाँ पर आ सकता है, उसके बाद कितना आपको सैलरी दिया गया है और कितना टैक्स TDS आपका डिडक्ट किया गया है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो शो डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐड अनदर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं अमाउंट को। देखिए यहाँ पर BSR कोड इंटर करना है, हम जल्दी से एक बार आपको बता देते हैं किस तरीके से। उसके बाद चालान नंबर इंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट। अब डेट ऑफ डिपॉजिट से पता चल जाता है कि एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 जून सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स पेड में हम 20,000 रुपया यहाँ पर इंटर कर देते हैं और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट हमारा ऐड हो गया है, मैनुअली हमने ऐड किया हुआ है। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि भले ही आप मैनुअली ऐड करें, 26 AS में अपडेट होना बेहद ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो ऑटोमेटिकली आ जाता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैनुअली ऐड करते हैं तो ऐड हम कर सकते हैं, लेकिन 26 AS में अपडेट होना चाहिए जो भी पेमेंट हमने किया हुआ है या जो भी TDS हमारा डिडक्ट हुआ है। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो जो टैक्स पेमेंट है वो भी यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो 4 टैब तो हमने भर दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी जैसे कि हमने बताया नील आ रहा है अभी भी हमारा, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे टैक्स लायबिलिटी पर और एक बार सब कुछ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिखाई देते हैं उसको हम एडिट तो कर नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं किस तरीके से कंप्यूटेशन हुआ है। ओल्ड सिस्टम हमने चुना हुआ था तो रीबेट हमें यहाँ पर मिल जाता है, नए सिस्टम में भी रीबेट मिलता है, इसीलिए जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा था वो रीबेट के द्वारा घटा दिया गया। तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमें अब पे नहीं करना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, फिल फॉर्म नंबर 10E टू क्लेम रिलीफ। काफ़ी लोगों को सैलरी जो है वो एक साथ मिल जाता है, एरियर सैलरी मिल जाता है या ग्रेचुइटी मिल जाता है, तो ऐसे केसेस में रिलीफ के लिए फॉर्म नंबर 10E भरना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको पेज आ जाएगा फॉर्म नंबर 10E भरने का। फिलहाल हम अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं, बट आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा और भर दीजिएगा। अभी हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर चले जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, ये कैसे भरना उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारे लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है, कन्फर्म पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने कन्फर्म पर क्लिक किया, आप देखिए 5 टैब पर ग्रीन साइन आ गया है, कन्फर्म हो गया, मतलब सब कुछ भर चुका है हमने। अब यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं जेसन फाइल, तो जो जो डिटेल्स आपने फीड किया हुआ है सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, डायरेक्टली हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया, देखिए सेकेंड प्रोसेस पर हम आ गए। वैलिडेट रिटर्न वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कन्फर्म योर रिटर्न समरी, ये वाला प्रोसेस आ गया। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ₹20,000। तो रिफंड अगर आपके केस में होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। टैक्स लायबिलिटी होगा तो वो भी आपको दिखाई देगा। अब नीचे देखिए पूरा कंप्यूटेशन है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पर आपने क्लिक किया, इस तरीके से पेज आ गया है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। ये क्या है, ये IP एड्रेस है जहाँ से हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें
इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पर फादर नेम इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेल्फ हम सेलेक्ट कर लेंगे और पैन कार्ड अपने आप, पैन नंबर अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। और नीचे आएंगे तो टीआरपी अगर आपका रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसका डिटेल आ जाएगा। वैसे टीआरपी जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो खुद ही यहाँ पर अपना डिटेल इंटर कर देगा। अब प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। पूरा डिटेल आपको देख लेना है कि सब कुछ भर दिया हुआ है, तो उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू फाइल आ गया है, ITR-1 सहज, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी आप इसका निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रिंट निकाल रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हैं जो भी डिटेल आपने फीड किया हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ अगर सही होगा तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। सब कुछ अगर सही है तब, अदरवाइज आपको बैक कर देना है। सब कुछ सही है तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि ITR में हमारे कोई भी टेक्निकल एरर नहीं है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट हो गया है। अब वेरीफाई योर रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर आता है, उसके लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। आप अगर तुरंत ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो सेकेंड, ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, आप मैनुअली भेजना चाहते हैं बेंगलोर ITR का कॉपी, तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिए। हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ई वेरिफिकेशन कंपलसरी है, आप चाहें तो बाद में आप मैनुअली कॉपी को साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ई वेरीफाई इसलिए सेलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि कभी कभी ठीक से OTP समय पर नहीं आता है, और OTP समय पर नहीं आता है तो हमें वेट करना पड़ता है कि कब OTP आएगा, कब वेरीफाई करेंगे और कब हमारा ITR सबमिट होगा। तो हम पहले ITR को सबमिट कर देते हैं और उसके बाद ई वेरीफाई करते हैं। तो ई वेरीफाई लेटर पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा।